देखो बेटा, लास्ट टाइम अपना टॉपिक शुरू किया सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम। तो बेटा ये जी गल है तुम ख्याल रखना वा कि जो भी तुम सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम लोकेट करना तो उन्होंने लोकेट करने का फार्मूला तो ये जो फार्मूला है ये जर्नल है इन जर्नल ये बेटा m1 फर्स्ट पार्टिकल का मास है और r1 वेक्टर फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, m2 सेकंड पार्टिकल का मास है ते r2 सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है ते rcm सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर। तो ये n पार्टिकल सिस्टम के लिए असी रिजल्ट लिखा हुआ, ठीक है, एक जर्नल रिजल्ट है। हुण बेटा कई बार की होएगा कि जिहड़ा साडा सिस्टम है वो पार्टिकल्स की जगह बॉडीज का बनया होएगा। मतलब जिस सिस्टम का तुसी सेंटर ऑफ मास लोकेट करना वो बॉडीज का बनया। बॉडी और पार्टिकल च फर्क तुहानू दस्सिया होया। बॉडी बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ सिस्टम है, मतलब जो बॉडी है वो एक पर्टिकुलर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जबकि पार्टिकल के बारे आप कहते हैं कि वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा ना डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट नू ही रिप्रेजेंट करता। तो बॉडी जी है वो कलैक्शन ऑफ पॉइंट्स है। हुण पुत्त जिस तरह देखो गल नू समझो, हुण अगर तुहाडे सामने के आ फर्स्ट बॉडी है तो आ सेकंड बॉडी है बेटा, आ थर्ड बॉडी है ना। तो हुण देखो जी सिंगल बॉडी है ओदा सेंटर ऑफ मास कितना लोकेट कर सकते हैं इस फार्मूला नाल। तो क्योंकि जी गिवन बॉडी है ना उन्होंने आप की मान लेना कलैक्शन ऑफ पार्टिकल। तो उस बॉडी के हर पार्टिकल का मास से पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करके असी उसका आरसीएम निकाल सकते हैं। फिर अगर बेटा मैनू पता लग गया कि जी फर्स्ट बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास आ है, सेकंड बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ है, थर्ड बॉडी का सेंटर ऑफ मास आ है, ठीक है। तो फिर असी की कर सकते हैं जे आप इस सिस्टम का जोड़ा कि इन्होंने तीन बॉडीज का बनया उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना, तो फिर बेटा फर्स्ट बॉडी का मास और फर्स्ट बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर, सेकंड बॉडी का मास ते सेकंड बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन और थर्ड बॉडी का मास ते थर्ड बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड आउट करके तो असी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना निकाल सकते हैं m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 प्लस एंड सो ऑन। तो नीचे टोटल मास। मतलब कहना ये तुसी देख रहे हैं कि आरसीएम निकालन का बेसिक फॉर्म वही है, बस फर्क ये है कि जे असी सिंगल बॉडी की गल कर रहे हैं तो
m1 r1 फर्स्ट पार्टिकल का मास ते फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। जे असी कलैक्शन ऑफ बॉडीज की गल कर रहे हैं तो m1 फर्स्ट बॉडी का मास है ते r1 फर्स्ट बॉडी के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर है ना। तो उस तरीके नाल असी इहनूं फाइंड आउट कर सकते हैं। हुण बेटा जदों तुसीं ये गल तुहानूं मैं ऑलरेडी दस चुका हाँ कि अगर थोड़े सामने जो बॉडीज है, अगर थोड़े सामने जिहड़ियां बॉडीज है उन्हां दे अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस यूनीफॉर्म है तो उन्हां दा सेंटर ऑफ मास कित्थे लोकेटेड होएगा, उन्हां दे ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो मतलब फिर थानू यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के केस से हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं, उहदे ज्योमेट्रिकल सेंटर नूं ही उहदा सेंटर ऑफ मास मन्निया जा सकदा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समझ आ रही है नारायण, अंकुर, अर्शिया? हाँ हुण बेटा अगला पॉइंट जिहड़ा तुसीं नोट करना, देखो एक्चुअली जिहड़ी तुहाडी बॉडी है ना वो या तो बनी होएगी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स का मतलब है कि थानू हर इंडिविजुअल पार्टिकल का मास और हर इंडिविजुअल पार्टिकल की पोजीशन वेक्टर की वैल्यू पता वा। पर एक हुंदी है कॉन्टीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मतलब बॉडी के अंदर जिन्ने भी पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के इन्ने ज्यादा नजदीक है कि असी एक पार्टिकल नूं दूसरे पार्टिकल तो अलग नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो उस केस दे विच तुसीं कॉन्टीन्यूअस सिस्टम के नाल डील करते वक्त कितना सेंटर ऑफ मास नूं लोकेट करना बेटा, तो ध्यान दियो कि अगर आ साडी कॉन्टीन्यूअस बॉडी है तो कॉन्टीन्यूअस बॉडी दे विच तुसीं बेटा इस पूरी बॉडी नूं की मान लेना कि स्मॉल एलिमेंट्स की बनी हुई है, और जो स्मॉल एलिमेंट है उसका साइज इतना छोटा है कि उन्होंने लाइक ए पार्टिकल ही असी ट्रीट कर सकते। तो वो जो स्मॉल एलिमेंट है तो उसका मास अगर dm है तो उस स्मॉल एलिमेंट का पोजीशन वेक्टर नोट करके असी उस स्मॉल एलिमेंट के मास को उसके पोजीशन वेक्टर नाल मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देना। तो जब आप dmr को इंटीग्रेट करांगे वो की आएगा मूवमेंट ऑफ सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस, और उसको बेटा आप टोटल मास नाल मतलब एलिमेंट के मास को इंटीग्रेट करके टोटल मास ऑब्टेन कर सकते हैं। तो वो आ जाएगा rcm। तो जदों भी तुसी कॉन्टीन्यूअस सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास लोकेट करना तो तुसी उस सिस्टम नूं मान लेना कि स्मॉल एलिमेंट्स नूं मिला के बनिया। तो तुसी उस सिस्टम के अंदर एक एलिमेंट नूं हाईलाइट कर देना, उस एलिमेंट का मास dm अज्यूम करके उसका पोजीशन वेक्टर लोकेट करके तो dm नूं r वेक्टर नाल मल्टीप्लाई करके उन्हें इंटीग्रेट कर दो, वो आ जाएगा सम ऑफ मूवमेंट ऑफ मासेस और उसको टोटल मास नाल डिवाइड कर देना। टोटल मास dm नूं इंटीग्रेट करके ले आना। अच्छा हुण इदां मैं क्यों किया पुत, कारण यह देखो हुण गल सुनियो भी एक्चुअली जदों असी कॉन्टीन्यूअस सिस्टम दे नाल गल करते हैं ना तो थोड़ा जिहड़ा कॉन्टीन्यूअस सिस्टम है या तो 1D होएगा लाइन, या 2D होएगा सरफेस, या 3D होएगा बॉडी। तो उहदे नाल बेटा असी तीन तरह दी टर्म्स जोड़ते हैं। जे तो 1D है तो उहदे नाल आपां एक टर्म जोड़नी है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब की है कि जेड़ा तुसी स्मॉल एलिमेंट अज्यूम किया उसके मास नूं
उस स्मॉल एलीमेंट की लेंथ के नाल डिवाइड करना। पर एक गल नोट कर लो, क्योंकि जो लीनियर मास डेंसिटी का कंसैप्ट है वो वन डायमेंशनल बॉडी नाल होएगा, मतलब जिहदी सिर्फ लेंथ एग्जिस्ट करेगी। तो स्मॉल एलिमेंट अगर बॉडी की सिर्फ लेंथ ही है तो स्मॉल एलिमेंट की भी सिर्फ लेंथ ही होएगी। तो उस लेंथ के नाल असीं स्मॉल एलिमेंट के मास नूं उसकी लेंथ के नाल डिवाइड करके लैम्डा निकाल सकते हैं। और अगर बेटा टू डायमेंशनल बॉडी है तो सरफेस मास डेंसिटी आएगी सिग्मा। तो फिर जे ए टू डायमेंशनल बॉडी है तो इस स्मॉल एलिमेंट का मास होएगा तो एरिया होएगा। और अगर एक थ्री डायमेंशनल बॉडी है बेटा तो फिर यदि वॉल्यूम मास डेंसिटी होएगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी, वॉल्यूम मास डेंसिटी। तो डीएम की वैल्यू लैम्डा डीएल तो आएगी, डीएम की वैल्यू सिग्मा डीए तो आएगी और डीएम की वैल्यू रो डीबी तो आएगी। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली असीं एडजस्ट करांगे, बट हाले थानू ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। हुण आम तौर पर जिहड़ा कॉन्टीन्यूअस सिस्टम है ना वो साडे लई वन डायमेंशनल ही होएगा, इस करके ज्यादातर केसेस च ना सानू लैम्डा की ही जरूरत होएगी। तो हुण बेटा ये नाल मैं एक होर गल तुहानू दस रहा, देखो एक्चुअली इनू इदां भी समझो, देखो आ मान लो थोड़े सामने एक वायर है, ये वायर है। और ये जी वायर है स्ट्रेट वायर, तो इसनों असी एज्यूम कर सकते हैं कि इट इज लाइंग अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनू एक्स एक्सिस के अलोंग एज्यूम कर सकते हैं। तो हुण अगर ये वायर अलोंग एक्स एक्सिस लाई कर रही है बेटा, तो यह जो स्मॉल एलीमेंट है ना, स्मॉल एलीमेंट, तो वो जो दो एंड के कोऑर्डिनेट्स है, तो अगर आ कोऑर्डिनेट एक्स है तो आ वाला कोऑर्डिनेट एक्स प्लस डी एक्स होएगा। तो यदि लेंथ जी है वो डी एक्स आएगी। तो यह मतलब ये केस लैम्डा की वैल्यू डी एम बाय डी एक्स हो जाएगी। अच्छा, अगर थोड़ी ये वायर अलोंग वाई एक्सिस लाई कर रही है बेटा, फिर इस स्मॉल एलिमेंट के दोनों एंड के कोऑर्डिनेट y एंड y प्लस डी वाई होएगा। तो उस केस के विच लैम्डा डी एम बाय डी वाई हो जाएगा। और अगर आप इस वायर की जी लेंथ है वो रेडियल डायरेक्शन मान के चलते हैं, रेडियल, तो फिर बेटा रेडियल डायरेक्शन असीं आर के आर प्लस डी आर लवांगे, तो फिर वही लैम्डा। तो मतलब जिहड़ा क्योंकि वन डायमेंशनल केस जी वायर है पूरे स्मॉल एलिमेंट की लेंथ डी एल लेनी है कि डी एक्स लेनी है कि डी वाई लेनी है कि डी जेड लेनी है कि डी आर लेनी है, तो थानू सिचुएशन के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो जे मान लो ध्यान ना सुनियो पुत्र, अगर थानू लैम्डा की वैल्यू एक्स से डिपेंडेंट है फिर तुसी डी एक्स ले लेनी है। जे लैम्डा की वैल्यू वाई पे डिपेंडेंट है फिर डी वाई लेंथ ले लेनी स्मॉल एलिमेंट की। जे जेड पे डिपेंडेंट है तो डी जेड ले लेनी। जे आर पे डिपेंडेंट है तो डी आर ले लेनी। तो जे एल पे डिपेंडेंट है तो डी एल ले लेनी है ना। उसके अकॉर्डिंगली ये ऑन द स्पॉट तुसी डिसाइड कर सकते हो। क्लियर हो रही है कुछ गल? सो देखो हुण एक पॉइंट होर याद की रखना पुत्र तुसी, वो ये है जदों असी सेंटर ऑफ मास की गल करते हैं तो सेंटर ऑफ
जिहड़ा आपां RCM निकालते हैं ना, तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वैक्टर। तो बेटा हर पार्टिकल का एक हुंदा पोजीशन वैक्टर, एक हुंदा पोजीशन कोआर्डिनेट। तो अगर थोड़ा RCM M1 R1 प्लस M2 R2 प्लस MN RN ओवर M1 प्लस M2 प्लस MN है, तो तुसी सेंटर ऑफ मास के एक्स कोआर्डिनेट नू लिख सकते हैं। तो जिद्दां तुहाडा सेंटर ऑफ मास ऑफ द पोजीशन वेक्टर, पहले पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, दूसरे का पोजीशन वेक्टर है ना, तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोआर्डिनेट M1 x1 प्लस M2 x2 MN xn ओवर नीचे जिहड़ा ना ये सिस्टम का टोटल मास है हमेशा। तो YCM M1 Y1 प्लस M2 Y2 MN YN और ZCM M1 Z1 M2 Z2 MN ZN तो MN है ना। और RCM नु डायरेक्ट इथों भी कैलकुलेट कर सकते हैं, XCM YCM ZCM तो भी RCM आ जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स तुहानू पता होने चाहिए है ना, ये बड़ा बेसिक कंसेप्ट है जिहड़ा +1 पढ़ते हैं तुसीं। हुण बेटा इहनू थोड़ा जिहा एक्सटेंड करिए आपां। कई बार की होएगा कि थोड़े सामने एक सिचुएशन आएगी, वो की होएगी कि मान लो आ एक बॉडी है, आ जी कंप्लीट बॉडी है, तो सपोज इसका सेंटर ऑफ मास है दिस वन, दिस इज सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस होल बॉडी, ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास है ये पूरी बॉडी का वा। हुण तुहानू की कहंदा कि इस बॉडी दे विचों कुछ पोर्शन रिमूव्ड कर दिता गया, मतलब इन्ना पोर्शन रिमूव कर लिया गया। हुण तुसीं की करना, हुण तुसीं ये जिहड़ी बाकी बची हुई बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना। तो हुण बेटा तुसीं जदों इस पूरी बॉडी चों आ पोर्शन रिमूव कर लिया गया, तो तुसीं बाकी पोर्शन का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ करना, एक ਤਾਂ पूरी बॉडी ਨੂੰ सिंगल पीस मान के ਉਹਦਾ सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना या लोकेट कर लेना। उस तो बाद जिन्ना हिस्सा रिमूव होया ना, उस पोर्शन का भी सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेना। मतलब आ जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है ये रिमूव्ड पार्ट का सेंटर ऑफ मास है, और आ जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है ये दोनों पूरी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है, उहदे च आ पोर्शन रिमूव नहीं होया, उस वेले का सेंटर ऑफ मास। तो आ जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है इहदा मास कितना होएगा, पूरी बॉडी का मास। और आ जिहड़ा सेंटर ऑफ मास है इहदा मास कितना होएगा, जिन्ना पोर्शन रिमूव होया उहदा मास। हुण बेटा जिहड़ा पोर्शन रिमूव्ड है ਉਹਦੇ मास ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ नेगेटिव लेना, ये नोट कर लेना, क्योंकि ये तो खत्म हो चुका ना, रिमूव्ड है। तो ਇਹਦੇ मास ਨੂੰ माइनस लेना, एडेड मास ਨੂੰ प्लस लेगा, रिमूव्ड ਨੂੰ माइनस। तो हुण पुत्र जदों आपां बाकी बचे हुए पोर्शन का सेंटर ऑफ मास निकालना वा RCM, तो तुसीं
आ जिहड़ा कंप्लीट पोर्शन है बिना रिमूवल दे उहदे मास नूं उहदे सेंटर ऑफ मास नाल प्लस रिमूव्ड मास नूं उहदे सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर नाल ये फार्मूला आएगा। मतलब इत्थे तुहाडा रिमूव्ड पार्ट का मास नेगेटिव आएगा और इत्थे भी नेगेटिव आया ना बेसिकली, तो इस तरीके नाल निकलेगा। ये जिहड़ा आरसीएम आएगा ये किहड़े पोर्शन का आएगा, बॉडी का विद दिस कैविटी, इस कैविटी नाल बॉडी जिहड़ी एग्जिस्ट कर रही है सेंटर ऑफ मास इत्थों आएगा। अच्छा हुण इस काम को होर ईजी किया जा सकता है भी अगर थोड़े सामने ये जिहड़ी बॉडी है ये अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है, तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास यूनिफॉर्म है जिहड़ी कि नॉर्मली होएगी तो उस केस दे विच बेटा तुसी M1 नूं की लिख सकते हैं। तो अगर ये 3 डायमेंशनल बॉडी है तो डेंसिटी वॉल्यूम मास डेंसिटी इनटू है ना इहदा वॉल्यूम, पूरी बॉडी का वॉल्यूम, और M2 आएगा जिहड़ा रिमूव्ड पार्ट है ओदी डेंसिटी ते ओदा वॉल्यूम। डेंसिटी तो सेम ही है क्योंकि रिमूव्ड पार्ट भी इहदा हिस्सा ही थी, तो इस करके यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने करके रो बराबर ही है। तो यही फार्मूला की बन जाएगा बेटा, आ वाला जिहड़ा फार्मूला। तो 3 डायमेंशनल बॉडी के विच वॉल्यूम मास डेंसिटी ते वॉल्यूम आएगा ना, तो ये वॉल्यूम जो पूरी बॉडी एग्जिस्ट कर रही थी उस वक्त का वॉल्यूम है और ये कैविटी का या रिमूव्ड पोर्शन का वॉल्यूम है। तो इन्हों इत्थे पुट करो तो थोड़े केस आरसीएम की आ जाएगा, तो M1 की जगह रो V1 और M2 की जगह रो V2 और नीचे रो V1 रो V2 रो कट्टे जाने हैं, तो V1 R1 माइनस V2 R2 ओवर V1 माइनस V। अगर ये बॉडी 2 डायमेंशनल बॉडी है तो 2 डायमेंशनल बॉडी च सिर्फ एरिया एग्जिस्ट करेगा, तो उस केस में फिर थोड़ा मास सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी इनटू एरिया और M2 सिग्मा इनटू एरिया, तो फिर आरसीएम की आ जाएगा A1 R1 माइनस A2 R2 ओवर A1 माइनस A2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जेड़ा कि बड़ी जगह पे यूज होएगा। रिमूव्ड वाला पोर्शन है ना, तो ये जेड़ा रिमूव्ड वाला पोर्शन है ये ਆਪਾਂ +2 च भी कीता सी जदों इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बारे गल कर रहे थे, तो वो दोबारा रिपीट भी करांगे जदों असीं मतलब थ्योरी पोर्शन कवर हो जाएगा ना, फिर आप अल्टीमेट असाइनमेंट्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ डिस्कस करांगे अलग-अलग सिचुएशंस ਤੁਹਾਨੂੰ इकट्ठा करके दसांगा। आरसीएम रिमूव्ड पार्ट के नाल भी ਆਪਾਂ ਕੱਢ लिया और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी रिमूव्ड पार्ट नाल कड्डांगे। अपना एम्पीयर सर्क्यूटल लॉ भी अप्लाई किया जाता है ना कि एक सॉलिड वायर है उसके अंदर कुछ पोर्शन रिमूव्ड है, तो कहने का मतलब है रिमूव्ड पार्ट के बिहाफ से कोई ना कोई न्यूमेरिकल आने के चांसेस है किसी भी टॉपिक। तो जदों तुसी किसी भी सिस्टम का कुछ पोर्शन रिमूव्ड है तो बाकी बचे हुए पोर्शन का आरसीएम कढ़ना, तो उहदे लई तुसी पहला टोटल बॉडी नूं मन के एक पार्ट और उहदे चों रिमूव्ड पार्ट नूं दूसरा पार्ट मनना और रिमूव्ड पार्ट के मास नूं एरिया नूं वॉल्यूम नूं नेगेटिव लैके सॉल्व करना वा ना, तो वो प्रॉब्लम तुहानूं समझ होनी चाहिए। तो इस तक कोई किसी नूं डिफिकल्टी बेटा? अर्शिया अंकुर पक्का क्लियर है? हाँ, तो ये रिजल्ट जिहड़े है इन्हों लर्न करना शुरू करो पुत, तो अप्लाई करना फिर ईजी होएगा। जो रिजल्ट नहीं याद आएंगे फिर प्रॉब्लम आती सारी सानू। तो हुण देखो जदों असीं गल कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास की, सेंटर ऑफ मास बेसिकली असीं एक पूरी बॉडी नूं सिंगल पॉइंट के बराबर मनना,
हुण वो जिहड़ा सिंगल पॉइंट है जिथे असी होल मास ऑफ सिस्टम इज सपोज टू बी कंसनट्रेटेड उन्होंने सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने लिए केड़ा फार्मूला हो जाएगा पुत? तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फार्मूला है फर्स्ट पार्टिकल का मास ते फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, सेकंड पार्टिकल का मास, सेकंड की वेलोसिटी, nth पार्टिकल का मास, nth की वेलोसिटी ओवर टोटल मास। नीचे टोटल मास है बेटा। हुण इथों एक इंटरेस्टिंग पॉइंट निकलेगा जिहदी समझ होनी चाहिए है। देखो ये है सिस्टम दे फर्स्ट पार्टिकल दी मोमेंटम, आ है सेकंड पार्टिकल दी मोमेंटम, आ है लास्ट nth पार्टिकल दी मोमेंटम। तो आ जिहड़ा ऊपर वाला पोर्शन है ये की हो गया सिस्टम दी टोटल मोमेंटम। तो आ है सिस्टम दे सेंटर ऑफ मास दी वेलोसिटी और आ है सिस्टम दा टोटल मास। तो टोटल मास इंटू VCM ये की बन गया टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम की टोटल मोमेंटम असी उस सिस्टम का टोटल मास ते उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अच्छा हुण बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ गल नूं समझियो, जो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम है वो है dp/dt। मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए सिस्टम की कर दी है सिस्टम की टोटल मोमेंटम नु चेंज कर दी है। तो अगर एक टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम है तो एक मोमेंटम ऑफ सिस्टम है, तो dp/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ सिस्टम है। हम पुत्र अगर नेट फोर्स सिस्टम पे नहीं लग रही, जीरो है, तो इसका मतलब टोटल मोमेंटम विल रिमेन कांस्टेंट, जिन्हों असी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। बट टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम mvcm है। हम अगर किसी सिस्टम का टोटल मास कंजर्व है, कांस्टेंट है, तो VCM भी कांस्टेंट है। तो इथों की रिजल्ट आया कि अगर किसी सिस्टम से नेट फोर्स जीरो है तो उस सिस्टम की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी, वो नहीं बदलेगी। तो वो जो बिफोर है वो आफ्टर भी वही रहेगी, तो वो कोई चेंज नहीं आई, है ना। इसका मतलब की है पुत्र, इसका मीनिंग पता है, इन्हें आप एग्जाम्पल ना समझिए। हम जिदा आप उस दिन लास्ट टाइम रिकॉइल ऑफ गन वाला केस लिया थी कि बिफोर फायरिंग गन रेस्ट ते सी ते बुलेट भी रेस्ट ते सी। इसका मतलब गन प्लस बुलेट सिस्टम दे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बिफोर फायरिंग जीरो है। मतलब बिफोर फायरिंग गन प्लस बुलेट सिस्टम दे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो है। तो आफ्टर फायरिंग गन मोशन च है, बुलेट भी मोशन च है, बट स्टिल दोनों के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आफ्टर फायरिंग जीरो ही रहेगी। क्यों? क्योंकि गन प्लस बुलेट सिस्टम के विच फायरिंग के दौरान कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही। तो इस कारण करके गन प्लस बुलेट सिस्टम की टोटल जो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट रहेगी। तो बिफोर फायरिंग अगर जीरो है तो आफ्टर फायरिंग भी जीरो ही रहेगी। तो इन इस तरीके नाल फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हुण अगला पॉइंट बेटा की है कि जिस तरह आ एक्सप्रेशन है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का ना, बस ये ख्याल पता की करना जिससे तुसी स्टूडेंट्स ने गलती करनी हो कि अगर कि m1 v1 प्लस m2 v2 कोई सिंपल एडिशन नहीं है, वेक्टर एडिशन है। वेक्टर एडिशन है मतलब डायरेक्शन ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, ठीक है। तो इस कारण करके ये साइन का ख्याल रखना पड़ेगा थानू। फिर बेटा अगर आप इसे गल नूं एक्सटेंड करिए तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के बराबर होएगी m1 a1 प्लस m2 a2
प्लस mn ओवर m1 प्लस m2 प्लस mn। ਹੁਣ आ जो है ना दिस वन, ये पता की है, जिदा आ वाला न्यूमरेटर है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ते आ न्यूमरेटर है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो एक कहने बराबर आएगा जो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो ये डिनोमिनेटर हम दसिया टोटल मास ऑफ सिस्टम है, तो टोटल मास ऑफ सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। जदों बेटा तुसी कहने हैं ना कि किसी भी बॉडी पे नेट फोर्स लगती है MA, तो अगर F, ध्यान नाल गल सुनियो पुत्र, अगर F है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, अगर F है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, तो M है उस पार्टिकल का मास और A है उस पार्टिकल की एक्सेलरेशन, और पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास सेम चीज है, इको ही चीज है। पर अगर F नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, नेट एक्टिंग ऑन द बॉडी, तो अगर F नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम है तो M उस सिस्टम का टोटल मास है और A उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। तो कहने आप कह दें एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी तो उसका सिग्निफिकेंस। तो ये पॉइंट्स है जिहड़े हुण तुहानू क्लीयर होने चाहिए। तो आ जिहड़ा फार्मूला है अगर तो एक बॉडी नाल जुड़िया होया, सिस्टम नाल जुड़िया होया, तो यह है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम, और एक ही है उस सिस्टम के एक्सेलरेशन पर, सिस्टम की एक्सेलरेशन मीन उसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन। जे आप कहिए P इज इक्वल टू mv, तो अगर P है पार्टिकल की मोमेंटम तो m की है उस पार्टिकल का मास, v की है उस पार्टिकल की वेलोसिटी। पर जे आप कहने हैं P इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम, तो m है उस सिस्टम का टोटल मास और v की है उस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो इस तरीके नाल तुसी सॉल्व करना है ना। तो ये रिजल्ट है जिहड़े बड़े इंपॉर्टेंट है, जिन्हों असी मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, जिस करके असी प्रॉब्लम के विच फसदे हैं। तो ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। फिर बेटा देखो कि आम तौर पर जदों असी फार्मूलाज नूं याद कर लेने उन्होंने अप्लाई करने की गल आती है, तो गलती कित्थे हुंदी है कि गलती हमेशा चांसेस जिहड़े है ना वो वैक्टर सम ते स्केलर सम दे विच फर्क ना कर पाना। ये मैं गल बार बार रिपीट कर रहा। तो हुण चाहे वेलोसिटी है चाहे एक्सेलरेशन है, तो ये डायरेक्शन नाल जुड़े हुए हैं, तो इन्हां दा वैक्टर सम है, सिंपल सम नहीं है। हुण बेटा जिस तरह अगर थोड़े सामने आ एक पुली है, मैं सिंपल एग्जांपल ले रहा, और इस पुली दे ऊपर एक मासलेस स्ट्रिंग पास कर रही है, जिहदे इस एंड पे मास m1 कनेक्टेड है, दूसरे एंड पे मास m2 कनेक्टेड है। तो मान लो हुण ये बड़ी सिंपल एग्जांपल है। हुण इहदे विच दोनों मासेस की जी एक्सेलरेशन है वो सेम होगी है ना, थर्ड यूनिट पढ़िया, और ये दोनों मासेस की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होनी है, और ए की वैल्यू m2 माइनस m1 g ओवर m2 प्लस m1 है। आप इसे मान के चल रहे हैं कि m2 इज ग्रेटर देन m1। हाँ गल हुण अगर मैंने कोई कहे कि इस सिस्टम की एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास भी निकालो, ACM निकालो, हूँ मैं इसे गलती की करनी है, मैं इसे m1 a1 प्लस m2 a2 ओवर m1 प्लस m2 यूज करना, पर a1 जो आ एक्सेलरेशन है ये अपवर्ड है बेटा, और a2
हुण ये डाउनवर्ड है, सानू दस्सिया होया जिथे वैक्टर क्वांटिटीज दी जिहड़ी डायरैक्शन है वो ऑपोजिट है, तो उत्थे असीं सिंपली की करते हैं, एक डायरैक्शन नू पॉजिटिव और दूसरे नू नेगेटिव ले लेना। तो इसका मतलब M1 तो A1 की जगह पे प्लस A1 मतलब A, और A2 की जगह पे माइनस A। तुसी की करना भी दोनों ए लैके आंसर सॉल्व करोगे, गलत हो जाएगा ना, वेक्टर सम लेना पड़ेगा। तो इन्नी गल समझ आई है बेटा जी?